वेलकम टू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर। मैं शुभम सिंह फिर से आपका केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आया हुआ हूँ। मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें छूट गई थी। मैंने कहा था उसको हम, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने कहा था कि उन चीज़ों को आगे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर हमारा है वो लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और अगले जितने भी आपने वीडियो अपलोड किए हैं आपने उन सबको बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आराम से आप तक पहुँच सके। और लाइक करिए, कमेंट करिए और उसको क्या करना है, आसपास के लोगों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि लॉकडाउन की इसी समस्या को देखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा हर विषय के अच्छे सिंपल टाइप के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आपकी फ्यूचर को देखते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पुराना टॉपिक आपका था अम्ल और क्षार और लवण और पीएच, उसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ी बात की थी। आज हम लवण और पीएच के बारे में बात करेंगे। थोड़े अम्ल और क्षार का कुछ पॉइंट छूट गया था, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, हमने आपको प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, प्रबल अम्ल जो भी आपके प्रबल अम्ल हैं और जो भी आपके प्रबल क्षार हैं, अगर आप ये दो चीजें याद कर लोगे, दो चीजें अगर आपको याद हो जाएंगी, तो आप जलीय विलयन में जब भी हम कोई चीज प्रवाहित करेंगे तो उसमें अम्लीय विलयन होगा, क्षारीय होगा या उदासीन विलयन होगा, आप आराम से उसको बता पाओगे। तो प्रबल अम्ल हमने कौन कौन से आपको बताए थे, HCl बताया था, H2SO4 बताया था, HNO3 बताया था, H3PO4 बताया था। ये आप याद कर लेंगे तो इसके बाद में जो भी आपके अम्ल आएंगे वो सब आपके कैसे हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। प्रबल क्षार में हमने आपको बताया था NaOH याद कर लीजिए, KOH याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्षारीय धातुओं के बने हाइड्रोक्साइड होते हैं, इसलिए प्रबल क्षारीय होते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद कर लीजिए और बेरियम हाइड्रोक्साइड याद कर लीजिए। ये अगर आप याद कर लोगे, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल वाले जो भी हैं आप याद कर लोगे, तो आप आराम से जलीय विलयन में कैसे प्रवाहित किया जाता है वो आप आराम से कर पाओगे। अब देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें आपकी आगे, जो कि जिससे क्वेश्चन आपके मतलब यूपी कैडेट और BHU वगैरह में जरूर क्वेश्चन वो उस पॉइंट से, उस टॉपिक से जरूर आता है। तो देख लेंगे कौन क्या क्या है आपका। इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर आपका, और स्ट्रॉन्ग अगर बेस है, साल्ट में क्या कह देंगे इसको, SA कह देंगे, और सॉल्ट में इसको क्या कह देंगे, SB कह देंगे। ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, कैसा हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। यानी कि क्या बना लेगा, यहाँ पे लवण बना लेगा, और वो लवण कैसा होगा, उदासीन लवण होगा। ठीक है, एक नंबर हो गया ये। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर आपका प्रबल अम्ल है और दूसरा आपका दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है, जैसे इसको हमने क्या कहा था आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, तो ऐसे इसको शॉर्ट में कर देंगे। दुर्बल मतलब वीक कहते हैं, क्षार को बेस कहेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, WB। देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, आपको पता है कि जब भी कोई चीज प्रबल होगी तो दुर्बल को क्या करेगी, दबा देगी। दुर्बल को क्या करेगी, दबा देगी। जैसे आप मेंडल्स लॉ में आप पढ़ते हो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो आप डोमिनेंट का मतलब जो उभर के आ जाए, जो सामने दिख जाए, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो दिख जाता है, और जो नहीं दिखने पाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। तो ऐसे ही प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में क्या है, प्रबल वाला क्या करेगा, वो अपना प्रभाव दिखा देगा, तो इसका विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा, एसिडिक विलयन हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये आपका कैसा था, न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल साल्ट।
तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार जब भी करेगा तो प्रबल वाला दिख जाएगा, यानी कि अम्ल दिख जाएगा, तो कैसा सॉल्यूशन दिखा देगा, अम्लीय सॉल्यूशन बना लेगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड और प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ये जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखो दुर्बल अम्ल अब यहाँ पर है और यहाँ पर प्रबल क्षार है, तो हमने कहा जो प्रबल होगा वो दुर्बल को क्या कर देगा, आने नहीं देगा, दिखने नहीं देगा, तो प्रबल वाला ही अपना रूप दिखा देगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्षारीय सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जो सॉल्ट बनाएगा कैसा बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ये बात समझ में आई। देखिए प्रबल और प्रबल जब भी आपस में टकराएंगे, जब दोनों के पास बराबर शक्ति होगी तो दोनों आपस में लड़ मर जाएंगे और वहां पर विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन सॉल्यूशन बना लेगा, यानी कि बिल्कुल ही जीरो, कुछ भी नहीं। ऐसे ही अगर दुर्बल अम्ल यहां पर हो जाए, यहीं पे हम बात कर लें, अगर दुर्बल अम्ल हो, ये चौथा पॉइंट आपका है, दुर्बल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, यानी कि वीक एसिड हो और वीक बेस हो, यानी कि ये भी दुर्बल अम्ल हो, ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, तो आपको पता है कि अगर इसके पास, अगर इसका वेट 20 किलो है और इसका वेट भी 20 किलो है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में बराबर ही टक्कर देंगे और वो भी सॉल्यूशन कैसा आपका हो जाएगा, उदासीन ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल ही हो जाएगा। अगर प्रबल प्रबल है तब भी उदासीन हो जाएगा और अगर दुर्बल दुर्बल है तब भी उदासीन या न्यूट्रल आपका हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन आपका जरूर, एक क्वेश्चन जरूर आता है। और देखिए क्वेश्चन कैसा आता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप याद रखिए जरूर, ठीक है। देखेंगे हम, अब देखेंगे जलीय विलयन में विलयन, विलयन मतलब जलीय विलयन में जब हम कोई चीज को प्रभावित करेंगे तो उसका विलयन कैसा हो जाएगा। देखिए जैसे जब कोई अम्ल, जैसे मान लीजिए प्रबल अम्ल NaOH, जब कोई क्षार, हमने प्रबल क्षार ले लिया NaOH, और जब कोई प्रबल आपका अम्ल होगा जैसे HCl हमने ले लिया, और जब भी प्रबल प्रबल दोनों आपस में क्या करेंगे, योग संयोग करेंगे, तो क्या बनाएंगे, वो लवण बनाएंगे। यहाँ पे लवण क्या बन जाएगा, NaCl, NaOH का Na हो जाएगा और HCl का Cl हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये NaCl यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, न्यूट्रल। कैसा साल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल लवण हो जाएगा। तो हमने कहा अम्ल और क्षार आपस में जब भी क्रिया करेंगे, वो अगर लवण और जल बनाते हैं तो यह क्रिया आपकी लवण बनाने की क्रिया कहलाती है और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे, वो क्या करेंगे, लवण और जल बनाएंगे और वो लवण कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे और वो कोई साल्ट बना रहे हैं तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, तो कैसी भी कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब जलीय विलयन में जब विलयन की बात होगी तो इसी रिएक्शन को क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। इसी रिएक्शन को हमें क्या करना है, उल्टा कर देना। देखिए कैसे करते हैं इसको, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन कौन से आपके आए हुए हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। जैसे NaCl, NaCl विलयन कैसा होगा, उदासीन हो गया, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। NaCl साल्ट का सॉल्यूशन जलीय विलयन कैसा होगा, देख लीजिए CaCl2, इसका जलीय विलयन कैसा होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeCl2, CuCl2, Na2CO3,
Na2SO4 Na3 Na3 सॉरी Na K2SO4 सॉरी K2SO4 FeSO4 MgSO4 NH4NO3 NaNO3 KNO3 एक्सेट्रा। अब देखिए 2016 में आया हुआ है कॉपर सल्फेट, 2018 में आया हुआ है आयरन क्लोराइड, 2014 में आया हुआ है Na2CO3, 2015 में आया हुआ है FeSO4, 2013 में आपका आया हुआ है NH4NO3, 2017 NaNO3 2017 में आया हुआ है। अब देख लीजिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, ये 2016 में पूछा गया था। FeCl2 का जलीय विलयन कैसा होता है, 2018 में पूछा गया है। FeCl2 आपका भी पूछ सकता है या FeCl3 पूछ सकता है, क्योंकि Fe पर डबल प्लस संयोजकता भी होती है इसकी और Fe पर ट्रिपल प्लस भी आवेश पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। Na2CO3 2014 में पूछा गया है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है ये पूछा गया है। FeSO4 का जलीय विलयन यूपी कैडेट में 2015 में पूछा गया है। NaNO3 का जलीय विलयन 2017 में पूछा गया है। NH4NO3 का जलीय विलयन कैसा होता है 2013 में पूछा गया है यूपी कैडेट में। यूपी कैडेट में आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। BHU में भी आपके आए हैं। BHU में जैसे ये वाला आपका BHU में आ चुका है, FeCl3 वाला आपका BHU में आ चुका है। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जो आए हुए हैं मैं आपको वही बता दूंगा, बाकी आपको अपने आप से करना है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है ये बताऊंगा मैं। FeCl2 या FeCl3 का जलीय विलयन कैसा होता है वो बताऊंगा। Na2CO3 का बताऊंगा, FeSO4 का बताऊंगा, NH4NO3 का बताऊंगा और NaNO3 का बताऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, देख लेंगे। अभी देख लीजिए CuSO4 का बताऊंगा मैं, FeCl3 का, NaNO3 का, Na2CO3 का, NH4NO3 का। कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट, इन सब के मैं बताऊंगा। देखिए कैसे होता है। जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि उसके साथ जल को हमें अटैच करना पड़ेगा। तो देखिए CuSO4 हमने ले लिया, एक ही हमने तीर का निशान बना दिया। ठीक है, जल आपको पता है कि H प्लस OH, यानी कि H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होता है। H प्लस आयन होता है तो अम्लीय होगा, OH माइनस आयन होगा तो क्षारीय होगा, और जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, उदासीन विलयन आता है। यानी कि यहाँ पे कैसा होता है, जल कैसा होता है, उदासीन होता है। ये आपको याद रखना है। देख लीजिए Cu पर, कॉपर पर आप जानते हो कि प्लस आवेश होता है। कॉपर पर यहाँ पर प्लस आवेश कितना हो जाएगा, डबल प्लस आवेश हो जाएगा। सल्फेट पर कितना होता है, -2 आवेश होता है। ठीक है ना, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी होती है और इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी होती है, क्योंकि दोनों पर सेम वैलेंसी है, इसीलिए क्या कर देते हैं, लिखा नहीं जाता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो देख लीजिए प्लस वाले के साथ आप जानते हो हमेशा माइनस वाला जुड़ेगा। तो देख लीजिए H को आपने जल को कैसे तोड़ दिया, ये मान लीजिए यहाँ पे H2O था, हमने इसको आयनित कर दिया है जल को, तो यहाँ पे देखिए OH माइनस हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया H प्लस। ठीक है, आपको पता है कि माइनस वाला हमेशा प्लस के साथ जुड़ेगा और प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जुड़ेगा। तो देख लीजिए कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CuOH का 4 बनाएगा।
हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो आपको पता है क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड आप जानते हो कि ये दुर्बल क्षार है। हमने आपको बताया था कि प्रबल क्षार आप याद कर लीजिए, बाकी जो भी निकलेंगे वो सब दुर्बल क्षार कहलाएंगे। H2SO4 हमने क्या बताया था, आपको बताया था प्रबल अम्ल। हमने कहा था जब भी दुर्बल क्षार और प्लस प्रबल अम्ल आपस में कंपीट करेंगे तो हमेशा प्रबल वाला दिखाई देगा। प्रबल वाला दिखाई देगा मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके। कॉपर सल्फेट को जब भी हम जलीय विलयन जल में प्रवाहित करेंगे तो कॉपर प्लस आवेश होगा, उसके साथ में हाइड्रोक्सिल आयन माइनस वाला आप कंपीट करेगा, माइनस वाला जुड़ेगा, और माइनस वाले के साथ प्लस वाला जुड़ेगा तो कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और सल्फेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है और प्रबल अम्ल कौन सा है, H2SO4 है। तो हमने कहा था जो प्रबल होगा वही दिखाई दे जाएगा, दुर्बल वाला नहीं दिखाई देता है। तो अम्ल है, अम्ल प्रबल है तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, अम्लीय सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि निम्न में से कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा। ऑप्शन में आपका अम्लीय, दूसरा ऑप्शन क्षारीय, तीसरा उदासीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कैसा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है। तो अगला देख लेंगे इसी के साथ में FeCl3 का देख लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे आप, मान लीजिए बीच से हमने एक लाइन खींच दी। अभी देखिए Fe पर आप जानते हो कि Fe क्या धातु है, इस पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। तो यहाँ पर क्योंकि Cl के साथ में 3 लगा हुआ तो हमने कहा था कि इसकी टोपी इसके सर होती है और इसकी टोपी इसके सर होती है। तो Fe पर कितना आवेश हो गया, +3 आवेश हो गया। क्लोरीन पे कितना हो गया, क्लोरीन पे कितना आवेश हो गया, -1 आवेश हो गया। ठीक है। अब देखिए प्लस वाले के साथ में माइनस वाला जुड़ेगा, हाइड्रोक्साइड इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ प्लस वाला जुड़ेगा, इसके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस बनाएगा, और इसके साथ में Cl जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। आपको बताया था कि ये वाला कैसा होता है, दुर्बल क्षार होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था प्रबल अम्ल होता है। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अब देखिए दुर्बल क्षार है और प्रबल अम्ल है तो कौन सा दिखाई देगा, आपका अम्ल दिखाई देगा, तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा, तो फेरिक क्लोराइड का विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। 2018 में आपका आया हुआ है। अगला देख लेंगे, अगला देखेंगे NaNO3 का। ठीक है। सोडियम पर आप जानते हो +1 आवेश होता है, नाइट्रेट पर -1 आवेश होता है। इस प्लस वाले के साथ माइनस वाला जुड़ेगा यानी कि हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा, और नाइट्रेट के साथ में प्लस आवेश वाला जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए इसके साथ जब Na के साथ OH जुड़ेगा तो NaOH बना लेगा, और इसके साथ में नाइट्रेट जुड़ेगा तो नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, HNO3। ये भी आपका प्रबल क्षार है, और ये वाला आपका है प्रबल अम्ल। तो दोनों आप, हमने कहा था दोनों प्रबल होंगे तो दोनों आपस में टकरा के लड़ कट के मर जाएंगे, और वो आपका सॉल्यूशन कैसा कर देंगे, उदासीन कर देंगे या न्यूट्रल सॉल्यूशन कर देंगे। ओके। अगला देख लेते हैं, Na2CO3 वाला देख लेते हैं। देख लीजिए इस पे भी प्लस आवेश होगा, इस पर भी, इस पर -2 आवेश होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसकी टोपी इसके साथ, इसके पास एक भी नहीं, एक मान लो होगा तो इस पे प्लस हो जाएगा। इसके साथ में OH जुड़ जाएगा, माइनस वाला जुड़ जाएगा, इसके साथ में प्लस वाला जुड़ जाएगा। तो Na के साथ OH जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, और इसके साथ में CO3 जुड़ेगा तो इस पर -2 आवेश है तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, H2CO3। ठीक है ना। इसको हमने कहा था कार्बनिक अम्ल कहते हैं। हमने कहा था जिसमें कार्बन आपको दिख जाएगा वो अम्ल कैसा कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, और ये कैसा है आपका प्रबल क्षार है। यहाँ पे अम्ल कैसा है, दुर्बल है, और क्षार कैसा है, प्रबल क्षार है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी प्रबल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा तो हमेशा प्रबल वाला दिखाई दे जाएगा। क्या है यहाँ पे, प्रबल क्षार है तो इसीलिए कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्षारीय सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला देख लेंगे अमोनियम नाइट्रेट।
अब देखो अमोनियम पे आपको पता है प्लस आवेश होता है, नाइट्रेट पे माइनस एक आवेश होता है, ठीक है। इसके साथ में OH लग जाएगा, प्लस वाले के साथ माइनस वाला लग जाएगा, और माइनस वाले के साथ में प्लस वाला लग जाएगा। इसके साथ ये जुड़ेगा तो बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसके साथ में नाइट्रिक अम्ल बना लेगा HNO3। ये वाला आपका कैसा है, दुर्बल क्षार है, और ये आपका कैसा है, प्रबल अम्ल है। हमने कहा था जो प्रबल, अब यहाँ पे दुर्बल क्षार है, यहाँ प्रबल अम्ल है, तो सॉल्यूशन कैसा दिख जाएगा, यहाँ पे अम्लीय दिख जाएगा, यानी कि अम्ल वाला दिख जाएगा, क्योंकि वो प्रबल है। कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। अब एक यहाँ पर आप दुर्बल वाला देख लेते हैं, जिसमें दोनों दुर्बल होंगे, जैसे NH4 का होल ट्वाइस CO3। अमोनियम कार्बोनेट देख लेते हैं, या चलिए करना है, ये इसके साथ में हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा, इसके साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा, ये बनाएगा NH4OH, और ये बनाएगा H2CO3। तो ये वाला भी दुर्बल है और ये वाला भी दुर्बल है, दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, तो सॉल्यूशन कैसा कर देगा, उदासीन सॉल्यूशन कर देगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन कर देगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मान लीजिए कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जरूर जाता है, चाहे इसको आप हार्टिकल्चर मान के चल लीजिए, चाहे आप इसको केमिस्ट्री में ले लीजिए, दोनों में आपका एक ही बात है। जैसे देख लीजिए अंगूर, अंगूर हो गया, ये इमली हो गया, इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, या इसका याद करने का भी तरीका हो सकता है, आईटा। आईटा, आ से अंगूर, ई से इमली, टा से टार्टरिक अम्ल। ओके, अगला देख लेंगे, नींबू, संतरा, अमरूद। तो हमने बताया अंगूर, इमली, टार्टरिक के लिए हमने बताया आईटा। आईटा फार्मूला याद रखिए, आईटा, ठीक है। आ से अंगूर, ई से इमली, टा से टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, या इसके लिए ट्रिक है, कच्चा आम, अमरूद, टमाटर, नींबू वर्गी जितनी भी फसल हैं, सब में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या हमने बनाया था, काटनी और काटनी सा, मतलब काटनी सा। का से क्या हो गया, कच्चा आम, का से आपका क्या हो गया, कच्चा आम हो गया। यहाँ पे आ रहा है बीच में, आ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ रहा है, का आ से क्या हो जाएगा, अमरूद। टा से क्या हो जाएगा, टमाटर। नी से क्या हो जाएगा, नींबू। और सा से क्या हो जाएगा, साइट्रिक ओके। काटनी सा, का से कच्चा आम, आ यहाँ पे आएगा तो आ से अमरूद, टा से टमाटर, नी से नींबू वर्गीय फसल, और सा कटनी सा का मतलब हो गया साइट्रिक अम्ल। और एक और चीज होती है, इसको कहते हैं संतरा, उसको भी आप ऐसे ही याद रखिए। बाकी फार्मूले बेस्ड या ट्रिक के बेस्ड आप ऐसे याद रखिए, कटनी सा। ओके, अब आपको ये याद रखना है, सेब, केला, चेरी, तरबूज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। जिसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है सेब। सेब सबसे इंपॉर्टेंट है, सेब का कई बार यूपी कैडेट में पूछा गया है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। और आपसे अगर इन चारों में पूछा गया सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा किसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो सेब में सर्वाधिक मात्रा में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर सेब और मैलिक का अगर हम बताएं तो सब में, फार्मूला एक है सब में, कहते नहीं भगवान के केस में सब में मैं हूं, तो सब में, सब का मतलब हो गया सेब, माँ का मतलब हो गया मैलिक, मैं का मतलब हो गया मैलिक, यानी सेब में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन इन चारों में पाया जाता है, तो उसके लिए फार्मूला है, ट्रिक है, सबके चेती में। चेती का मतलब होता है, गांव घर में कहते हैं कि चेत लाओ, उनको बुला लाओ। तो मैं मतलब मैं क्या करना हूं, सबको चेतने जा रहा हूं, सबको बुलाने जा रहा हूं। तो सब का मतलब हो गया सेब,
के का मतलब हो गया केला, चे का मतलब हो गया चेरी, ती का ता का मतलब ती मतलब ता, इसका आगे का ले लेंगे ता मतलब तरबूज, और मैं का मतलब मैलिक। सबके चेती मैं मतलब सबको चेतना है, घर में कहा गया सबको बुला लाओ, तो सबको चेती मैं, तो सब का मतलब सेब, के का मतलब केला, चे का मतलब चेरी, ता का मतलब तरबूज, मैं का मतलब मैलिक अम्ल। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछा जाता है तो सब सेब में सबसे ज्यादा मैलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध, दही और मट्ठा। वैसे तो दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, जबकि दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तब इसमें कौन सा आता है? लैक्टिक अम्ल आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वास्तविकता में दूध में नहीं पाया जाता, जबकि इसके प्रोडक्ट दही या मट्ठा में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में सिर्फ शर्करा पाई जाती है। इसका याद करने का तरीका, दूध को आप किस में नापते हो? लीटर में नापते हो। किस में नापते हो? लीटर में नापते हो। तो लीटर से हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लीटर से क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला देख लेंगे। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला आपका 2017 में पूछा गया है यूपी कैटेट में, बीएचयू में भी आपका पूछा जा चुका है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र देख लेंगे, C3H6O3, C3H6O3, या इसको ऐसे भी कभी पूछ देंगे CH3CHOH COOH। देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ये तो नॉर्मल फार्मूला है, और ये आपका एक स्ट्रक्चरल फार्मूले के रूप में देख लेंगे। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा चुका है, और आया आपका ऐसे ही है 2017 यूपी कैडेट में आया है। लैक्टिक का अम्ल का सूत्र कैसा होता है, ठीक है। चींटी के डंक में, सॉरी बिच्छू के डंक में, चींटी में, मधुमक्खी के डंक में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा होगा चींटियां जो सीधी लाइन में चलती है तो फॉर्मिक अम्ल के कारण ही चलती हैं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, और इसका IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको पूछा जरूर जाता है कि बिच्छू के डंक में, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखिए। बहुत लवण के प्रकार, हमने लवण आपको बता दिया कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जो क्रिया आपको क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण आपका 6 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य लवण, सिंपल लवण कहते हैं, अम्लीय लवण हो गया आपका, क्षारीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण और संकीर्ण या जटिल लवण। सामान्य लवण क्या होता है? जब सिंपल तरीके से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं तो वो आपके सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 आप जान रहे हो। अम्लीय लवण क्या होता है? ऐसे लवण जिनमें आपको विस्थापित हाइड्रोजन पाया जाए, यानी कि उसमें हाइड्रोजन अगर उपस्थित है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे। जैसे देखिए NaHSO4, यहाँ पे देखिए H पाया जा रहा है, हाइड्रोजन उपस्थित है, इसीलिए कैसा लवण कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। सोडियम बाइसल्फेट इसको कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन पाया जा रहा है। क्षारीय लवण क्या होता है? जिनमें आप एक हाइड्रॉक्सिल समूह या एक OH समूह उपस्थित होना चाहिए, जैसे MgOHCl, ZnOHCl, ये कैसे लवण है? आपके क्षारीय लवण है। जैसे इसको क्या कहा जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। द्विक लवण क्या होते हैं? जब सामान्य 2 प्रकार के सामान्य लवण आपस में मिल जाते हैं तो वो बना लेते हैं एक द्विक लवण। जैसे K2SO4 एक अलग लवण है, Al2SO4 एक अलग लवण है, और दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना लिया? इसको क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। इसको कहते हैं फिटकरी। और आप जानते हैं फिटकरी जो है, जब ब्लड बहने लगता है तो उसको रोकने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, और पानी को शुद्ध करने में भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला देख लेंगे, FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। आप जानते हो मोहर लवण का सूत्र है, फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज आपको याद रखें, मोहर लवण का जो तुल्यांकी भार होता है और जो अणुभार होता है, मोहन लवण का जो तुल्यांकी भार होता है और अणुभार एक ही होता है। अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों एक ही होते हैं। कितने होते हैं? 300
92। आपको याद रखना है कि मोहर लवण का तुल्यांकी भार और अणुभार सेम होता है, 392 होता है। आपसे कभी कोई सीधे पूछ देगा कि निम्न में से मोहन लवण का तुल्यांकी भार कितना है, ऑप्शन में 392, 401, 49, 98 ऐसे दे देगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 392 वाला सही होगा। ये आपका कई बार क्वेश्चन मतलब आ चुका है। इसके बाद में मिश्रित लवण देख लेंगे। मिश्रित लवण जिसमें कई आयन पाए जाते हैं वो आपके मिश्रित लवण में आते हैं, जैसे CaOCl और Cl। ये आप जानते हो क्या है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये देख लीजिए NaKSO4, यानी कि Na अपना अलग आयन उपस्थित है, K पर अपना अलग आयन है उसका, और सल्फेट पर अपना अलग आयन है, यानी कि जिन पर अलग अलग आयन पाए जाते हैं वो मिश्रित लवण कहलाते हैं। संकीर्ण लवण या जटिल लवण आप जानते हो जिसमें कई आपस में मिले हुए हों लेकिन उसमें डी ग्रुप का एक तत्व पाया जाए, तो ऐसे आपके क्या कहलाते हैं, संकीर्ण लवण या जटिल लवण कहलाते हैं। इसका क्या कहेंगे, K4FeCN का O6 पोटेशियम फेरिक साइनाइड। ओके, ये आपका सामान्य नाम हो गया। अब बात करेंगे पीएच की। पीएच का जो फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पीएच की अगर आप खोज की बात करेंगे तो खोज की थी SPL सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, और किस साल में खोज की थी, 1909 में खोज की थी। कई किताबों में आपका गलत लिखा हुआ है, 1907 लिखा हुआ है, जबकि वो आपका क्या है, गलत है, तो आप उसको याद ना करिएगा। अगर लिखा हुआ है तो उसको सही कर लीजिए। क्या लिखना है आपको, 1909 SPL सोरेनसन। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है वही प्रदर्शित करती है पावर ऑफ हाइड्रोजन है पीएच को। ठीक है। पीएच में आपने पीएच जब भी आप निकालते हो आपने देखा होगा कि पीएच निकालने के लिए एक स्केल होती है, और स्केल पे आपने देखा होगा कि 0 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं। 0 से 14 तक के अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि पीएच स्केल में कितने से लेकर के कितने तक के अंक अंकित होते हैं, तो कहां से कहां तक, 0 से 14 तक के अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं पीएच स्केल में। ठीक है। पीएच के लिए याद करने का तरीका क्या, देखिए, जैसे मान लीजिए पीएच स्केल आपकी बनी है, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट में वैल्यू 7 रखते हैं, ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हो गई हमारी पीएच स्केल। अब देख लीजिए, जिसका पीएच 7 होता है इसको कहते हैं लवण। लवण आप जानते हो, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या है, उदासीन सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी को कहते हैं लवण। तो आपके जो लवण हैं वो आपके कैसे होते हैं, उनका पीएच कैसा होता है, 7 होता है, और वो कैसे होते हैं, उदासीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन प्रकार के होते हैं। 7 के इधर जब भी आप बढ़ोगे तो इधर आपका जो कौन सा गुण बढ़ता है, अम्लीय लक्षण बढ़ेगा। कैसा लक्षण बढ़ेगा, अम्लीय लक्षण जो है क्या करता है, बढ़ता है। और अगर 7 के इस साइड आप जाएंगे तो इधर क्षारीय लक्षण बढ़ेगा, क्षारीय लक्षण बढ़ता है। यानी कि जिसका पीएच 8 है उसका क्षारीय गुण कुछ कम होगा, 9 होगा उसका कुछ क्षारीय गुण ज्यादा होगा, 10 होगा उसका और ज्यादा होगा, ऐसे 14 जिसका होगा उसका सबसे ज्यादा क्षारीय लक्षण होता है। ऐसे ही 7 से जब इस साइड में बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, जिसका 6 होगा उसका थोड़ा कम अम्लीय होगा, 5 होगा उसका थोड़ा और अम्लीय ज्यादा होगा, 4 उसका और ज्यादा अम्लीय होगा, और 0 कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जिसका पीएच 0 है तो वो उसका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, तो 0 जिसका भी पीएच होगा उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय सॉल्यूशन होगा। याद रखिए कि आप कहें कि यार 0 होता है तो 0 का मतलब ये है कि उसका कोई मतलब उदासीन हो जाएगा, तो ये आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा। जिसका भी पीएच 0 होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा। कैसा होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं हम
आपको बात समझ में आई कि पीएच स्केल पे कितने से कितने तक अंक अंकित होता है? 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित होता है। ठीक है, आपसे बात, जब पीएच की बात की जाएगी तो आप जानते हो जल को जब भी आप क्या करोगे, इसमें जब भी आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये अपने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। ओके, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। तो इसी देखिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन पाया जा रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन जो है अम्ल को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रॉक्सिल आयन क्षार को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं कि लवण टाइप का बना लेते हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि जल होता है उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 क्यों होता है? क्योंकि ये उदासीन होता है, और आपको पता है कि जब भी जिसका पीएच 7 होगा वो उदासीन होगा और वो क्या होगा? लवण होगा। तो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। देख लीजिए, अगर किसी का पीएच 7 है, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, फिर मैं बताता हूं। और पीएच का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आप पीएच का डिफिनेशन भी देख लीजिए। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आप डिफिनेशन क्या हो जाएगी? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड पीएच। यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है ये किसमें होता है? मोल प्रति लीटर में होता है। किसमें होता है? मोल प्रति लीटर में होता है। और एक चीज और याद रखिए कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH आयन OH रिडायन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -14 होता है। ये आप याद रखिए। तो इस हिसाब से अगर हाइड्रोजन आयन का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7। हाइड्रोक्सिल आयन का पूछा जाए तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। ओके, याद रखिए आप इसको। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? आयनिक गुणनफल कितना होता है? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14। ओके, ये आपको याद रखना है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपसे पूछा है जल का पीएच, जल का जो विलयन होगा कैसा होगा? तो उदासीन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? उदासीन होता है। अगर आपसे कहा जाए 90 डिग्री सेल्सियस पर जल का विलयन कैसा होगा? तो 90 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो पीएच होता है वो होता है 6, और 6 पीएच आप जानते हो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अम्लीय को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच कितना होगा? 6 होगा, और कैसा होगा? अम्लीय टाइप का होगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल का पीएच पूछा जाए या जल कैसा होता है तो कैसा होता है? उदासीन होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पीएच के लिए एक और फार्मूला होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। अगर आपको कोई फार्मूला क्वेश्चन दिया जाएगा कि उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 की पावर -3 है, तो तुरंत यहाँ पे आप क्या करो? हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है? 10 की पावर -3 लिख दोगे, बराबर 10 की पावर -pH कर दोगे। इधर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 आधार बराबर पीएच कितना आ जाएगा? पीएच बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको ऐसे लगाने का तरीका है। अब देख लीजिए, अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? ये देखना है। तो अम्लीय विलयन आप जानते हो, मैंने कहा था कि 7 से जब भी आप नीचे जाओगे, 7 से जब भी आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो उसका पीएच क्या करेगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा? <7 की अगर बात करी जाएगी तो अम्लीय विलयन, या 7 से कम की बात की जाएगी तो अम्लीय विलयन होगा। उदासीन विलयन की बात की जाएगी तो उसका पीएच 7 के बराबर होगा। क्षारीय विलयन की बात की जाएगी तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ देख लेते हैं सबके पीएच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का पीएच बहुत पूछा जाता है, कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच कितना होता है? 6.6 होता है। दूध पीने के बाद में आप क्या होता है कि एनर्जी आ जाती है, तो आप क्या करते हो? लोगों के छक्के छुड़ा देते हो, तो छक्के का 6 हो गया, छुड़ाने का भी 6 हो गया, तो 6.6। सिरके का पीएच 3 होता है। क्यों? क्योंकि सिर में आप जानते हो कि 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और एक और होता है, 3 पार्ट होते हैं। तो सिर को अगर सिर मान लोगे तो उसमें कितने पार्ट हो जाएंगे? 3। यानी पीएच कितना होता है? 3 होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.5। रक्त मतलब रक्त से में चाहत होती है, तो चाहत का मतलब 74। तो मानव रक्त से प्रेम है यानी कि 74, 7.4 हो जाएगा। नींबू का पीएच कितना होता है? आपने गाना सुना होगा, नींबू
नींबू 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची लटकाला, ठीक है ना। तो नींबू पीएच कितना हो जाएगा 2.4, शराब का पीएच 2.8, मानव मूत्र का पीएच, जब आप जानते हो कि कोई मूत्र वाले स्थान पे जाते हो तो आपको बदबू आती है, आप कहते हो छी, तो छी का मतलब 6, ठीक है। समुद्री जल का पीएच 8.4, आंसू का पीएच आप जानते हो 7.4 हो जाएगा, क्योंकि आंसू क्या होता है सच्चा, सच्चा का हो जाएगा 7, 7 से हो गया 7, 4 से हो गया 4, 7.4। मानव लार का पीएच कितना होता है 6.2 से 7.6 के बीच में होता है। और मानव लार जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, आप ये बात याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैंने टिक लगा रखे हैं ये सब क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट बीएचयू में आए हुए हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको क्या करोगे, याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कहीं भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब अगले टॉपिक में इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो मतलब कि आगे और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट में करके बताइए अगर कोई दिक्कत है, और उसके बाद में इसको शेयर करिए ताकि हमारे द्वारा जानकारी लोगों तक पहुंच सके और उसका समुचित रूप से लोग उसका उपयोग कर सकें और उसका फायदा उठा सकें। ठीक है ना, धन्यवाद।